तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका चैप्टर इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, टोटल कॉन्सेप्ट और साथ में साथ क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटीज़ बुक के प्रीवियस चैप्टर्स और आर.एस. अग्रवाल बुक के प्रीवियस चैप्टर्स। प्रत्येक का सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, चैनल के बाबा मैथ्स वाला चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के। ठीक है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक का प्रत्येक चैप्टर का सीरियल वाइज विथ कॉन्सेप्ट और विथ क्वेश्चन 1 बाय 1। ठीक है, और वो भी सेपरेट प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी के अलग और आर.एस. अग्रवाल के अलग। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल, ये जो चैप्टर है ना, आप ये कह सकते हो कि क्लास 9 का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि इसका हम हवा कैसे गुम करते हैं। मतलब ये चैप्टर आपसे डरने लगेगा, आप ये कहोगे कि ये चैप्टर आपसे दूर भागने लगेगा, कहेगा कि नहीं आपसे पाला पड़ गया है और आपसे पाला पड़ गया तो ये बन जाएंगे क्वेश्चन। तो आप हमारी बात को ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, हर एक बात को, क्योंकि हर एक बात में हर एक मतलब चीज़ में कॉन्सेप्ट छुपा होगा जो कि आगे वाले क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, एकदम शुरू से इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनर ट्रायंगल जाएंगे। जैसे अभी तक मान लीजिए हम 4 को और 4 को देखते आ रहे हैं, मान के चलो, तो 4 बराबर 4 होता है, 5 को हम बराबर देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई नंबर एक 4 हो जाए और एक नंबर 3 हो जाए, तब इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? सब जानता है कि ये बराबर नहीं होंगे, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। उसी तरह से 10 हो गया मान के चलिए और 15 हो गया, इसके बीच में एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है ना, इसी रिलेशन को हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। 4 विल बी ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन 3। याद रखिएगा, ये जो होता है ना, इसको समझ लीजिएगा कि किधर बड़ा रहता है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि किधर बड़ा होता है किधर छोटा होता है सर। तो बाबू आप ये याद रख लो कि जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा रहता है और जिधर मुंह दबा होता है उधर छोटा होता है। तो ये याद रखना, इन फ्यूचर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि अभी शुरुआती पीरियड है आपका। जैसे आप 11th-12th में चले जाओगे तो इसका बड़ी यूज है इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप ऐसे याद रख लो इसे, वैसे बाद में याद हो जाता है। ऐसे याद रख लो कि ये शेर का मुख है, शेर का मुख है और शेर मुंह बाके खड़ा है। अब बताओ, शेर छोटी चीज़ को खाना चाहता है कि बड़ी चीज़ को खाना चाहता है? सिंपल सी बात है। अगर उसके सामने हिरन भी है और उसके सामने चूहा भी है, तो बेचारा किधर मुंह बाके खड़ा रहेगा, चूहा की तरफ कि हिरन की तरफ? बताओ। मतलब ये हुआ कि जिधर मुंह बा के शेर खड़ा है, जिधर मुंह बा के शेर खड़ा है उधर बड़ा होगा। जैसे इधर बताओ, 15 की तरफ मुंह बा के खड़ा होगा, इधर 4 की तरफ, इधर बराबर होगा। ये तो समझ में आ रही है। तो यही चीज़ अब हम लोग को पढ़ना है इनइक्वालिटीज़। जैसे अब यहीं पे देखो, हम ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ दिए ए बी का, और ये भी लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू का लेंथ भी हम 5 ही सेंटीमीटर दिए, तो दोनों की लेंथ बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से हम बोले कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो हम लोग साइड को बराबर कर रहे हैं। साथ ही में हम एंगल को ले मान के चलो, तो इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर कह रहे हैं। तो ये इससे अभी बराबर का बोध हो रहा है, समझ रहे हो, बराबर का बोध हो रहा है। लेकिन अभी हम अगर इसमें बोल दें इसके बारे में कि ये एक लेंथ ए बी है और ये एक लेंथ आपका पी क्यू है, इसमें क्या रिलेशन है, तो निश्चित रूप से आपको ए बी छोटी दिख रही होगी और पी क्यू बड़ी दिख रही होगी। तो यही जो रिलेशन होता है ना बड़ा छोटा का, उसी को हम लोग इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो अब जो है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए, जिसमें कि बराबर का बोध हो रहा था, एंगल को बराबर कर रहे थे, साइड को बराबर कर रहे थे। अब क्या होगा, एक साइड छोटा तो एक साइड बड़ा, एक एंगल छोटा तो एक एंगल बड़ा, यानी अब इस चीज़ में रिलेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका मतलब आप थ्योरम कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, वो आपका हम बोर्ड पे लिखवा दे रहे हैं, उसको प्रूफ भी करेंगे। 2 तरह से प्रूफ होगा, एक एक्टिविटी के द्वारा जो आप महसूस करोगे और एक होगा मैथमेटिकली।
है ना। एक प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ करेंगे कि देखेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि नहीं ये बात सही है, और एक प्रूफ करेंगे विथ मैथमेटिकल। तो सबसे जो पहला थ्योरम है आपका वो हम लिख रहे हैं, जो NCERT का भी है और RS अग्रवाल का भी है, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग देखेंगे एक साथ। देखो, थ्योरम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जान लो, है ना। वो एक एक्टिविटी ही है, मतलब आप चीज़ों को थोड़ा सा महसूस करने सीखो ताकि चैप्टर्स को पढ़ने लायक हम बन पाएँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक लेंथ हमको दे दिया गया है, फिक्स है, या फिर आप कह दो कि दो, आप क्या कर लो, पॉइंट फिक्स कर लो, यहाँ पे कील ठोक दो, कील ठिक दो, ठक ठक ठक, यहाँ भी और यहाँ भी। दो कील ठोकने के बाद एक थ्रेड ले लो और थ्रेड को यहाँ बांध दो गोल करके, और यहाँ टाइट कर दो इसके ऊपर। अब हम बोलेंगे कि अब जैसे मान लो कि एक क्या करो, ये थ्रेड बांध दिया, अब एक थ्रेड को क्या करो, यहाँ पे करो, ठीक है, यहाँ पे करो और इसको ज्वाइन कर दो। अब इसको भी ज्वाइन कर दो। अब क्या करो कि ये तो दोनों पॉइंट फिक्स है, इसको तुम मूव करा रहे हो, ये मूव कराना चाहते हो, तो होगा क्या अगर हम मान लो ए को इसी के अलॉन्ग ऊपर की तरफ ले जाएं, ए डैश बार की, चलो हो गया, तो क्या ए बी की लेंथ से, मान लो ये बी है और ये सी है, तो ये ए सी के लेंथ से ए डैश सी बड़ी है। फिर और ऊपर लेके चले जाए, यहाँ पे ए डबल डैश मान ले, तो ए डबल डैश सी का जो लेंथ है, यहाँ का पूरा लेंथ, वो ए सी से बड़ा है। तो जरा देखो, इसको मिला के, इसको बी से मिला के देखो, इसको सी से मिला के देखो, इस एंगल में क्या प्रभाव पड़ रहा है बताओ। ये एंगल अगर मान लो 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो हुआ क्या, अगर तुमने सामने वाले साइड को AC को बढ़ाया, CA से CA डैश किया तो एंगल भी तुम्हारा बढ़ा, फिर C से A डबल डैश किया तो और एंगल बढ़ा। माने जिस तरह से सामने वाला साइड आप बढ़ा रहे हो, उसी तरह से सामने वाला एंगल भी बढ़ते चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे आप इस साइड को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओगे, ये वाली एंगल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओगे, ये एंगल बढ़ती जाएगी। मतलब ये हुआ कि सामने का साइड जैसे जैसे बढ़ाओगे, सामने का एंगल भी, सामने का याद रखना, सामने का साइड बढ़ाए तो उसके सामने का एंगल भी बढ़ेगा। वैसे मेरा सीधा नहीं गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीधा जाए। बात समझ गए। तो ये एक चीज़ हुआ। अब हम लोग एक थ्योरम को प्रूफ करते हैं विथ प्रैक्टिकल और विथ मैथमेटिकल दोनों तरीक़ा से। थ्योरम नंबर आपका NCERT का वो है, हम लिख देते हैं वैसे, ठीक है। अब सुनिए, आपके ये थ्योरम है NCERT का, थ्योरम नंबर 7.6, और ये थ्योरम है आपका RS अग्रवाल का, है ना। एक्सरसाइज 9A का थ्योरम नंबर 1। दोनों को पढ़िए, दोनों सेम ही बात बोलता है। इन्होंने बोला कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल आर अनइक्वल, दो साइड अगर एक ट्रेंगल का बराबर नहीं है, तब बराबर होगा तब की बात अलग होती है, वैसे हम वो पढ़ चुके हैं। अगर एक ट्रेंगल में दो साइड बराबर होगा तो आप पढ़ चुके हैं कि नहीं, कि इसके सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं ना। दो साइड बराबर होते हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी क्या है कि एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मान लीजिए कि आपका AB का साइड छोटा है और AC का साइड बड़ा है, तो हमको दे दिया है इसमें कि AC बड़ा है AB से। तो अगर अनइक्वल है देन फिर लिखा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर और लार्जर। वो एंगल जो किसके अपोजिट हो, लार्जर साइड के अपोजिट हो, वो एंगल बड़ा होगा। किससे? स्मॉलर साइड के सामने वाले एंगल से। मतलब कि AC बड़ा साइड था हमारा, तो AC के सामने वाला एंगल कौन बना? ये एंगल बना। और AB को हम छोटा माने थे, तो इसके सामने एंगल कौन बना? ये बना। तो हमको यही प्रूफ करना है कि अगर AC बड़ा है AB से, तो निश्चित रूप से AC के सामने वाला जो एंगल है ना, ABC एंगल, वो एंगल C से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। तो एक्टिविटी से तो तुम्हें हम पहले भी प्रूफ करके बता चुके हैं कि कैसे अंदर वाली एंगल्स जो है बढ़ती जाती है तो सामने वाला साइड बढ़ते जाता है, मालूम है ना। मैथमेटिकली अब देखते हैं कि होगा क्या। हमारी बात को एकदम ध्यान से समझना, बहुत चीज़ों
चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। वैसे आप थ्योरम ये भी पढ़ लो, थ्योरम नंबर 1 भी पढ़ लो, ये भी वही लिख रहे हैं कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूफ दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। बात सेम ही है, आपको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है लॉन्गर साइड का, उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये बात प्रूफ करना है। थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी की लंबाई है ना वो छोटी है ए सी की लंबाई से, तो हम ए सी के ऊपर पॉइंट ए से ए सी के ऊपर ए बी के लंबाई के बराबर एक पॉइंट कट करेंगे। जैसे ये इसको नाप लेंगे और जितना ये लंबाई है ना उतना ही हम यहाँ पे कट कर देंगे, और इसको मान लीजिए हम P बोल देंगे, और इस P पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ये लंबाई के बराबर रखेंगे, साथ में P को हम B से ज्वाइन कर देंगे, P पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर देंगे। एक बात बताओ, ऐसा करने से क्या होगा, क्या ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल बराबर होगा? क्योंकि दो साइड बराबर हम रखे हैं ना, हमने ए बी की लंबाई को ही ए पी के बराबर कट किया है, तो अगर ये लंबाई इसके बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये बात हम पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। अब ज़रा प्रूफ शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे, प्रूफ शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन जो किया हम लिख देंगे। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब आप हमें बताओ, क्या हम एंगल 2 को ग्रेटर लिख सकते हैं एंगल सी से? क्या एंगल 2 को हम ग्रेटर लिख सकते हैं एंगल सी से? आप कहोगे सर ये कैसे आप लिख दीजिएगा, तो हम कहेंगे कि एक बात बताओ, एंगल 2 में एंगल 2 बराबर हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल if CP produced to A, बोलो, एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा जब CP को आप ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर दो तो। सही है जी। अब निश्चित रूप से अगर आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एंगल इसका और इसका सम के बराबर होगा, एंगल सी, और इसको अगर मान लो इस वाले पार्ट को हम अगर एंगल 3 बोल दें तो एंगल 2 जो होगा ना वो एंगल 3 अब प्लस एंगल सी के बराबर होगा। बोलो, पक्की बात है ना? तो अगर हम केवल सी से कंपेयर करें, 3 को छोड़ दें, तो निश्चित रूप से एंगल 2 में जब 3 और सी दोनों शामिल है तो अकेला अगर हम सी से पूछे तो वो बड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये बात आप याद रखिएगा कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल सी। सही है जी। अब एक बात बताओ, एंगल 2 सी से बड़ा है, एंगल 2 जो है वो सी से बड़ा है, और एंगल 2 किसके बराबर है? इसका मतलब एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 लिखा जा सकता है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो अगर 2 बड़ा है सी से तो 2 एक ही के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 भी बड़ा होगा सी से। पक्की बात है जी। बोलिए। अब एक बात बताओ कि एंगल 1 जो है, सुनना ध्यान से हमारी बात को, हमें गिवन क्या है? ए सी इज ग्रेटर देन ए बी ना, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी इज ग्रेटर देन सी। एक बात बताओ कि अगर हमारा एंगल 1 बड़ा हो चुका है एंगल सी से, तो अगर हम बोलें कि एंगल 1 में अगर हम 3 जोड़ दें और तब पूछे कि वो एंगल सी से क्या होगा, अगर एंगल 1 ही एंगल सी से बड़ा हो चुका है और हम पूछे कि एंगल 1 में ऊपर वाला जो एंगल दिख रहा है आपका, उसमें हम क्या जोड़ दें, एंगल 3 भी जोड़ दें, और अब पूछें कि अब वो एंगल सी से क्या होगा, तो क्या वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं बड़ा होगा।
अगर वो एंगल 1 से ही, माने अगर सी एंगल जो था, मतलब एंगल 1 जो था वही सी से बड़ा था, सुनना ध्यान से, अगर एंगल 1 ही सी से बड़ा था तो 1 में तो हम कुछ और जोड़ ही रहे हैं ना, घटा थोड़ी रहे हैं। तो एंगल 1 में अगर कुछ एंगल जोड़ देंगे तो वो तो पक्का सी से बड़ा होगा जी। इसका मतलब एंगल 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा पूरा एंगल ए बी सी कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? 1 3 को जोड़ दे तो ए बी सी कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? वो बड़ा नहीं हो गया एंगल सी से? बोलो। तो बस यही तो करना था हमें। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, बस हो जाएगा जी, वो समझ जाएगा। सी फिगर लिख दो आप, सी फिगर लिख दो आप, कि आप फिगर को देख लीजिए। समझ रहे बात को ना? बहुत बढ़िया, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा कि along AC कट AP इज इक्वल टू AB एंड ज्वाइन P टू B। सही है जी? प्रिंट कर लीजिए इसे। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे हम लोग। इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि अगर AC का साइड बड़ा है AB से तो एंगल ABC बड़ा होगा C से। अब उल्टा देगा कि अगर एंगल बड़ा है, पहले ही अगर दे दे कि ये वाला एंगल इससे बड़ा है, तब जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है इसके पहले जस्ट कि एक ट्रायंगल में, अगर सुनिएगा ध्यान से क्योंकि उसका यूज होगा यहाँ पे, एक ट्रायंगल में अगर कोई एंगल, सॉरी क्या बोल दिया, साइड, हाँ साइड अगर बड़ा हो दूसरे साइड से, तो जो बड़ा साइड होगा ना उसके सामने का एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होता है। अब उल्टा करना है कि हमें दे दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल में एक एंगल, जैसे एंगल बी की बात कर रहे हैं, वो एंगल अगर हमें बड़ा दे दिया गया हो, किससे? तो एंगल सी से। एंगल सी से, तो जो बड़ा एंगल है ना उसके सामने जो साइड आपको मिल रहा है AC, वो बड़ा होगा साइड AC एंगल C के सामने वाला साइड AB से। ये दोनों थ्योरम आपको थ्योरम नंबर 7.7 NCERT का है और RS अग्रवाल का थ्योरम नंबर 2 है, एक्सरसाइज 9B का, इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। थ्योरम को पढ़ लीजिए एक बार ताकि आप इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। इन एनी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल में, द साइड अपोजिट टू लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। माने कौन सा साइड? तो कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, माने लंबा जो मतलब आप बड़े एंगल को कह सकते हो ग्रेटर एंगल, जो लॉन्गर एंगल है, ग्रेटर एंगल है, उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। यही थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल प्रूफ दैट, साबित करो कि साइड जो अपोजिट हो, सामने हो, टू द ग्रेटर एंगल, बड़े एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो बड़े होंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाले सामने का जो साइड होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे हमको काम करना है इस पे। तो क्वेश्चन समझ के आप प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो थोड़ा सा मिटाएंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा दोनों। चलिए, तो फिर से हम लिख दिए कि गिवन है कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है, तो हमें प्रूफ करना है B के सामने AC का जो साइड है वो C वाले सामने वाले साइड से बड़ा होगा। मतलब AC इज़ ग्रेटर देन AB हमें प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे AB और AC में मान लो हमको ये बात प्रूफ करना है, ये बात हमें प्रूफ करना है। सुनना ध्यान से, ये बात हमें प्रूफ करना है। हमको नहीं पता है कि AC और AB क्या है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। किस चीज़ से? कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से क्या होगा, कैसे प्रूफ किया जाता है? सबसे पहले बात वो माना जाता है गलत है, और वो अपने आप बात जो आप गलत जो मानते हो वो अपने आप गलत साबित हो जाती है। कहने का मतलब देखो, AB है और AC है, क्या क्या होगा?
मतलब क्या क्या होगा, अगर हम बोले कि ए बी और ए सी में तुम कंपेयर करोगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। तो केस 1 ये हो सकता है कि ए बी का जो लंबाई होगी वो ए सी के बराबर होगी, या केस 2 ये हो सकता है कि ए बी की जो लंबाई होगी वो बड़ी होगी ए सी से, या केस 3 तुम्हारा क्या हो सकता है, केस 3 तुम्हारी क्या हो सकती है कि AC की लंबाई छोटी हो सकती है किससे, सॉरी गलती लिख दिया ये AB, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे AC लिखना चाहिए हमें। AC की लंबाई क्या होगी, बड़ी है मान के चलो, या एक काम करते हैं ना, इसको दूसरा मानते हैं, छोटा वाला मानते हैं केस 2 को, यानी हम ये मान लेते हैं कि AC हमारा छोटा है AB से, और तीसरा केस या ये हो सकता है कि AC जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा AB से। क्या ये 3 केस के अलावा और कोई केस पॉसिबल है? तो हम यहाँ पे यही मान लेंगे कि इन बिटवीन लेंथ या लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट AC देयर विल बी 3 केसेस आर पॉसिबल। केस 1 AB इज इक्वल टू AC, केस 2 AC इज लेस देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन AB। तो सबसे पहले हम केस 1 लेके चलते हैं। लेट केस 1 AB इज इक्वल टू AC। तो ज़रा सोचो कि अगर AB इज इक्वल टू AC अगर तुम बोल रहे हो, सुनना ध्यान से, AB अगर AC के बराबर बोल रहे हो तो क्या तुम ये बोलोगे कि एंगल B जो होगा वो बराबर होगा एंगल C के? बोलो, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, बराबर अगर लेंथ हो साइड के तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। लेकिन एंगल B को हमें दिया गया एंगल C से बड़ा, दिस इज गिवन, दिस इंप्लाई AB इज नॉट इक्वल टू AC। क्योंकि अगर AB बराबर हुआ AC के तो निश्चित रूप से एंगल B को एंगल C के बराबर होना पड़ेगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये बराबर कर दिए तो अरे पता चला कि अरे ना 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 ना, ये तो हमको दिया गया एंगल B बड़ा है एंगल C से और आ रहा है एंगल B बराबर C। मतलब ये जो हम मान रहे थे कि जो 3 केस में ये केस होगा, ये केस वैलिड नहीं है। मतलब AB का लेंथ AC के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो एंगल B बराबर आ जाता है एंगल C के। समझ में आई बात? तब दूसरा केस पे आते हैं, तब हम लेट करते हैं। देन केस 2 मान लेते हैं कि AB क्या है, छोटा है हमारा, सॉरी AC की बात कर रहे हैं ना, AC जो है वो छोटा है हमारे AB से। ये केस को कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। हम मान लिए हैं कि AC हमारा छोटा है AB से। जस्ट अभी क्या थ्योरम पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी क्या थ्योरम पढ़ के आए हैं, अगर हाँ ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि अगर जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे AB बड़ा है कि AC बड़ा है? सिर का मुंह कुधर खुला है बताओ? AB के तरफ पे AB बड़ा है, AB बड़ा है, AB बड़ा है। तो AB के सामने का एंगल कौन हुआ? AB के सामने का एंगल कौन हुआ? एंगल C हुआ, वो भी बड़ा हो जाएगा। AC कौन हुआ? छोटा हुआ ना, तो AC के सामने का एंगल कौन हुआ? एंगल B। अब ये क्या आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि एंगल जो माने बड़े साइड के सामने का एंगल बड़े होते हैं। तो भैया AB लंबाई हम बड़ा मान रहे थे, हम यहाँ पे लिखे हैं ग्रेटर, भले वो है नहीं, तो इसके सामने का एंगल C भी बड़ा हो जाएगा एंगल B से। बट हमें दिया क्या है, बट एंगल B को क्या बोला है इन्होंने? ग्रेटर एंगल C। हमारी बात समझ रहे हो? हमें तो ये इस इंफॉर्मेशन के तहत अगर चले, केस 2 के तहत अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारा एंगल B छोटा हो गया है एंगल C से।
लेकिन भाईजान ने क्या दे दिया है हमें, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो गिवन वाली बात तो गलत नहीं होगी क्योंकि वो दिया है हमें। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बता दो। इसका मतलब हुआ कि जो आप माने हो AC इज छोटा है AB से, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एंगल B एंगल C के बराबर वो गिवन है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन, तो यहाँ से लिखोगे दिस इम्प्लाई AC इज नॉट, मतलब ऐसे ऐसे वैसे लिख के काटा भी जाता है ना, ऐसे AC नॉट लेस देन AB। तब बताओ, दो केस गलत हो गया तो क्या अब तीसरा केस अपने आप नहीं हो जाएगा? दिस इम्प्लाई AC इज ग्रेटर देन AB because AC is not equal to AB and AC is not less than, AC is not less than AB। दिस इम्प्लाई, ये लिखे ही है AC इज ग्रेटर देन AB। क्या ये बात समझ में आया? तीन ही केस पॉसिबल था ना, AB AC में पहला बराबर हो सकता है, दूसरा एक छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम पहला केस माने वो गलत हो गया, दूसरा केस भी मेरा गलत हो गया, तो भैया AC तो क्या बचा, बड़ा होने के लिए ही बचा हुआ है, तो अब वो बात तो होगा ही। कंफर्म हो गया? समझ में आ गया बात? प्रिंट कर लीजिए आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B का होगा शायद, थ्योरम नंबर 3 देख रहे हैं, और हूबहू यही चीज़ आपके NCERT एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, है ना, 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर आप 6 लिख लीजिएगा। यानी दोनों बात एक ही है, पढ़ के देखिए आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे हम बता देते हैं इनका मोटा मोटी मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हर एक पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो इन्होंने बोला कि जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा ना, वो अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले साइड पे, वही सबसे छोटा लेंथ होगा। चाहे आप कोई भी पॉइंट को इस लाइन सेगमेंट पर का, मतलब इस लाइन L पर के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लें, वही सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटा होगा जो P पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है कि अगर आप नॉर्मल डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर, तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाता है अदर के कंपेयर में। अब जरा इसको पढ़ते हैं थ्योरम को। कह रहा है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इन्होंने बोला कि आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो भाई। कहाँ से ज्वाइन करो? तो एक ऐसे पॉइंट से जो L पे लाई नहीं कर रहे हो। जैसे हमारा एक लाइन L है और अगर पॉइंट P जो है वो इसी पे लाई कर गया, तब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया ना, अगर इसी पे पॉइंट लाई कर गया तो इन्होंने बोला कि ऐसे पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है, ऊपर है अगर, तो उस लाइन से जितने भी लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन कर रहे हो, वो सारे लाइन सेगमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट वही होगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सो दैट, प्रूफ करो आप कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। बात एक ही है, बात समझ गए? चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम गिवन लिख दिए हैं
कि PM इज़ परपेंडिकुलर टू L, ठीक है। और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि PM इज़ लेस देन PN। यहाँ पे मान लीजिए कि लेट N ऑन लाइन L अदर देन या अदर प्लेस देन M। माने मान लीजिए कि जो पॉइंट N है वो इसी लाइन L के ऊपर है, लेकिन जहाँ M मौजूद है उससे कुछ अलग, क्योंकि वही बात हमें प्रूफ करना था ना कि सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो PM होगा। तो M के अलावा जो परपेंडिकुलर है उसके अलावा हम L पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं। एंड ज्वाइन लिख दो, एंड ज्वाइन P टू N। तो उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि PM इज़ लेस देन PN। PM की जो लंबाई होगी वो PN से छोटी होगी। बहुत आसान सा प्रूफ है। एक बात बताओ, क्या M बराबर 90 डिग्री है? बोलो। क्या वो हमेशा बड़ा होगा एंगल N से? बोलो। बिकॉज in any triangle if one angle is 90 degree, then other two angle must be acute, that is less than 90 डिग्री। तो ये बात तो पक्की हो गई कि एंगल M जो है 90 डिग्री का मान है, और इसीलिए एंगल M का वैल्यू एंगल N से बड़ा होगा। अब ये बात अगर हम प्रूफ कर दिए कि एंगल M बड़ा हो चुका है एंगल N से, तो निश्चित रूप से एंगल M के सामने का जो साइड है और एंगल N के जो सामने वाला साइड है उसमें भी रिलेशन होगा कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड बड़ा होता है। मतलब कि PN की जो साइड होगी वो बड़ी हो जाएगी किससे? PM से। दिस इम्प्लाई कि PM इज लेस देन PN। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, समझ में आई बात? चलिए, तो ये वाली बात आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना। PN को जब इस इंफॉर्मेशन से हमने लिखा है कि PN ग्रेटर देन PM, तो हमने लिखा है कि वो साइड्स अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज़ लार्जर। माने वो साइड जो बड़े एंगल के सामने होगा वो बड़ा होगा। उसी थ्योरी से हमने ये बात लिखा। और अगर PN अगर बड़ा हो चुका है और PM छोटा हो चुका है, तो PM के तरफ दबा हुआ मुंह है, तो भले आप PM को इधर लिखो, PM के तरफ दबा हुआ मुंह रहेगा, और PN के तरफ अगर खुला हुआ मुंह है तो PN के तरफ खुला हुआ मुंह रहेगा। समझ में आ गई ना बात? देखिए, अगला हेडिंग है जो आगे के क्लासेस में आपके काम आएंगे, है ना। अगर कभी भी आपको बोला जाए कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, क्या बोला जाए कि एक लाइन दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए और कुछ नहीं बोला जाए कि इसके बीच में डिस्टेंस निकालिए। अगर सिर्फ इतना बोला जाए, एक पॉइंट को देके और एक लाइन को, जो पॉइंट उसके ऊपर नहीं है, लाइन के ऊपर नहीं है, तो आप सारे डिस्टेंसेस को मतलब मत निकालिएगा। डिस्टेंसेस तो बहुत सारे होंगे, ये सारे डिस्टेंसेस ही तो हैं इस लाइन के ऊपर से। लेकिन अगर इन्होंने बस वर्ड बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, तो ये मतलब केवल ये निकालिएगा कि वो बात कर रहा है केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। हमेशा याद रखिएगा, इस डिस्टेंस के बारे में ही केवल बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही है, केवल और केवल PM की बात हो रही है। याद रखिएगा। तो यही लिखवाए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट इज़ द लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन। माने वो लाइन की दूरी एक पॉइंट से जो क्या हो, सामने वाला लाइन पे परपेंडिकुलर हो, वो दूरी को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन कहेंगे। और अगर दूसरा नंबर नोट में लिखवाए हैं
कि अगर बाय द वे ये वाला जो पॉइंट P है वो अगर इसी लाइन के ऊपर आ गया तो वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसे आप नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट बोला जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फील आना चाहिए, साथ में वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट होगा तो परपेंडिकुलर होगा ही। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब चलिए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका NCERT का थ्योरम नंबर 7.8 और हूबहू वही थ्योरम आपकी RS अग्रवाल बुक का थ्योरम नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9B का, इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल का। दोनों का इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल चैप्टर ही है और दोनों सेम थ्योरी है। देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम, जोड़, यानी कि अगर आप मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिए ABC, तो AB का साइड और AC का साइड का अगर आप जोड़िएगा तो वो BC से बड़ा होगा। चाहे अगर आप AB और BC को जोड़िएगा तो वो AC से बड़ा होगा, और चाहे आप BC और AC को जोड़िएगा तो वो AB से बड़ा होगा। मतलब कि कोई भी दो साइड का सम अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तब, ट्रायंगल नहीं बनेगा तब नहीं। बताएंगे क्यों। ट्रायंगल अगर बनेगा तो कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, चाहे दोनों छोटा ले लीजिए चाहे दोनों बड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उन दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। ये भी वही कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ गए बात को। हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC। बस प्रूफ क्या करना है कि इस ट्रायंगल में AB और अगर AC लोगे दो साइड तो वो BC से बड़ा होगा। अगर AC BC को पकड़ोगे तो तीसरा AC बचा वो उससे बड़ा होगा। अगर पहला AC और BC पकड़ लिए तो तीसरा AB बचा वो उससे बड़ा होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। आप प्रिंट कर लीजिए इरेज करके, फिर हम प्रूफ करेंगे। देखो, इसको हम दो तरीक़ा से प्रूफ करेंगे। एक तो प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, और एक प्रूफ करेंगे हम आपके इसको मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल है, तभी ये बात प्रूफ करना है। अगर ये तीनों पॉइंट मान के चलो ये A था और ये B था और ये C था, अगर ये एक ही लाइन पे आ गया तो क्या होगा। जैसे मान लो तुम्हारा B यहाँ था और C यहाँ था और A कहीं ऊपर था, और A अगर मान लो बाय द वे यहीं पे आ गया है ना, A आपका यहीं पे आ गया बाय द वे मान लो ये, तो क्या होगा ज़रा सोच के देखो। क्या ट्रायंगल बना, इस केस में ट्रायंगल बना। अगर तीनों को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा कि लाइन बनेगा, पहले बता दो। अगर पॉइंट यहाँ पे होता तब ना ट्रायंगल बनता। ये पॉइंट तो आ गया है A पे, तो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। पक्की बात है ना। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तब ज़रा सोचो कि A से B पर अगर एक थ्रेड रख दें, एक रस्सी रख दें टाइट करके, फिर A से हम C पर थ्रेड रख दें टाइट करके, तो क्या वो B और C वाले जो B और पॉइंट C पे जब थ्रेड रखेंगे क्या उसके बराबर हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होता है तो दो छोटी लंबाइयाँ एक बड़ी लंबाई के बराबर हो जाती है। ये बात प्रूफ करने में भी आता है कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ये बात प्रूफ करो, और अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ये प्रूफ करो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। मतलब कि जस्ट अब A ऊपर आ जाएगा, अब यहाँ से घसक के, यानी कि ये वाला केस होगा। अब ये वाला केस होगा, आप समझ रहे हो। तो इस केस में अगर आप AB और AC को जोड़ोगे तो BC से बड़ा आएगा। तो ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करके। एक काम करते हैं, एक काठी B पे ठोकते हैं, एक काठी C पे ठोकते हैं। दोनों काठी ठोक दिए, एक थ्रेड लेंगे और थ्रेड को B पे घुमाएंगे और B से टाइट करके यहाँ C पे लाएंगे, C पे टाइट करके A पे लाएंगे, A पे घुमा के टाइट करके B पे लाएंगे। मतलब एक पूरी तरह से टाइट एक ट्रायंगल बना लेंगे एक अपने थ्रेड से। अब क्या करेंगे कि यहाँ वाला जो कील है ना उसको निकाल देंगे, रस्सी को छोड़ देंगे। क्या ये रस्सी इस BC के ऊपर लटक जाएगा कि टाइट रहेगा। सोच के देखो। फिर से बोल रहे हैं,
हम एक बी पे कील ठोकेंगे, सी पे और ए पे, एक रस्सी लेंगे, थ्रेड लेंगे पतला वाला, और यहाँ से गोल घुमा के टाइट कर देंगे, फिर यहाँ से गोल घुमा के टाइट कर देंगे, यहाँ से गोल घुमा के यहाँ टाइट कर देंगे, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे, ए वाला कील को निकाल देंगे। क्या ये जो थ्रेड यहाँ पे रहेगा वो जब निकलेगा तो वो थ्रेड बीसी के ऊपर टाइट रहेगा कि बीसी के ऊपर ऐसे लटक जाएगा? ऐसे बोलो, लटकेगा कि नहीं लटकेगा? क्यों लटका? लंबाई तो ए बी और ए सी के बराबर ही थी, ए बी और ए सी के जोड़ के बराबर ही तो थी, टाइट किए थे तो लटका क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से वो बी सी की लंबाई से बड़ी थी। अगर बी सी की लंबाई से बड़ी नहीं होती तो इस पर टाइट होती ना, लटकती थोड़ी। बात समझ में आई? तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर पॉइंट वाईजन ए पे रहेंगे तो ये निश्चित रूप से ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई का जोड़ निश्चित रूप से वो बी सी की लंबाई के बराबर होगा। और अगर ए पॉइंट अगर ट्रायंगल नहीं बनाएगा, यहाँ वाला केस होगा, तो आप थ्रेड तीनों जगह काटी ठोक लीजिए, आप रस्सी लपेटिए, यहाँ पे टाइट करिए, रस्सी लपेटिए, टाइट करिए, रस्सी लपेटिए, आप रस्सी को आप यहाँ से कील निकालिए चाहे नहीं निकालिए, वो टाइट ही रहेगा, वो टाइट ही रहेगा। मानते हैं बात को? क्योंकि इस केस में जो आप रस्सी यहाँ लपेटे थे, यहाँ लपेटे थे, यहाँ लपेटे थे, टाइट करके यहाँ निकालेंगे तो वो लंबाई बराबर थी, तो वो लटकेगी नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा प्रैक्टिकली। अब चलिए इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं, ठीक है ना? अब देखो मैथमेटिकली हमको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि जितनी एसी लंबाई रख रही है, सुनिए ना ध्यान से कंस्ट्रक्शन को, एसी की लंबाई जितनी है उतने ही हम लंबाई बी ए को प्रोड्यूस कर देंगे आगे की तरफ। जितनी एसी की लंबाई है केवल उतनी ही। मान लो ये पी पॉइंट बोल दिए, तो ये लंबाई और ये लंबाई को हम बराबर रखेंगे और साथ में पी और सी को ज्वाइन कर देंगे। क्या ये काम कर सकते हैं? कोई दिक्कत है नहीं ना? बी ए को प्रोड्यूस किया बस उतना तक जहाँ तक कि एसी की लंबाई और एपी की लंबाई बराबर थी, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब तुम बताओ कि क्या यह वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 क्या बराबर होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा? बोलो। चूंकि एसी की लंबाई अगर बराबर हो जाएगी एपी के, दो लंबाई बराबर, तो एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर, तो अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होंगे क्या? बोलो। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब सुनना हमारी बात को ध्यान से, हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या अगर हम एंगल 2 के मतलब ऐसे लिख ले, एंगल 2 बराबर एंगल 1, तो कोई गलती है क्या? ये भी सही है, बस इसको इधर किए हैं। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये एंगल ले रहे हैं 3, और हम क्या कर रहे हैं कि केवल दो में केवल एक तरफ को जोड़ रहे हैं, तो क्या वो दूसरे तरफ से बड़ा निकलेगा कि नहीं? केवल एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 को जोड़ रहे हैं, तो वो राइट हैंड साइड से बड़ा निकलेगा कि नहीं? क्योंकि पहले तो बराबर था, तो जब पहले बराबर था तो एक पार्ट में आप कुछ चीज़ जोड़ रहे हो, पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर। एंगल 3 एक पॉजिटिव एंगल है, अगर आप उसे जोड़ रहे हो तो निश्चित रूप से वो एंगल 1 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब एंगल 2 और 3 को अगर जोड़ लोगे तो वो कितना आएगा टोटल? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वो कंप्लीट बी सी ए बना लेगा, सॉरी बी सी पी बना लेगा, बी सी पी बना लेगा? बोलो। ये बी सी पी जो होगा क्या वो एंगल 1 से बड़ा होगा? अब बी सी पी अगर बड़ा हो गया है एंगल 1 से, तो फिर वही थ्योरी लगाएंगे कि बड़ा एंगल के सामने का साइड भी बड़ा होता है। तो बी सी पी का जो साइड है ना, बी सी पी साइड, सुनना ध्यान से, बी सी पी के सामने वाला जो साइड है ना वो बी पी है, यानी कि बी पी इज ग्रेटर देन एंगल 1 के सामने कौन है? बी सी है एंगल 1 के सामने, देख रहे हो?
कारण जरूर लिखेंगे हम, कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा। कारण में क्या होगा, कारण में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल विल बी लार्जर, वो लिखना पड़ेगा आपको। अब सुनना बात हमारी ध्यान से, क्या बीपी को आप क्या कुछ लिख सकते हैं ऐसे, बी ए प्लस ए पी, बी ए और ए पी को जोड़ दे तो पूरा बीपी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमारी बात को बताना लास्ट, बस प्रूफ हो गया। क्या बी ए आप प्लस ए पी के जगह पे, ए पी के जगह पे, ए पी के जगह पे ए सी लिख सकते हैं क्या? और वो बड़ा हो जाएगा बी सी के, क्यों? क्योंकि ए सी की लंबाई के बराबर ही कंस्ट्रक्शन हम ए बी किए थे, कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन। अब जरा बताओ, यही तो हमें प्रूफ करनी थी ना कि ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, है ना? ए बी आप प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्या ये बात प्रूफ हो गया? तो अगर एक पार्ट प्रूफ हो गया तो सिमिलर वे में हम सारे नहीं कर लेंगे क्या? तो सिमिलरली लिखेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। बस एग्जामिनर को हमको ये दिखाना है कि हमको आता है भाई प्रूफ करने, आप जान लो। एक भी नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इसको आता नहीं है, लेकिन एक कर दोगे तो जान जाएगा कि बेटा दूसरा भी वो कर लेगा। तो लिख देंगे सिमिलरली ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, प्रूव्ड। प्रूव्ड, बात समझ में आ गई ना बाबू? तो प्रिंट कर लीजिए। देखो इसके मतलब नेक्स्ट जो थ्योरम है ना आपके आर एस अग्रवाल बुक का, वो है थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर क्या है आपका? 6। समझ रहे हो बात को? नहीं, थ्योरम नंबर 5 है, सॉरी। थ्योरम नंबर क्या है आपका? 5। तो थ्योरम नंबर आपका 5 क्या बोलता है ना, वो इसी थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा जो अभी हम प्रूफ करके आ रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है, तो अगर आप एक ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस लेते हो, दो साइड का क्या लेते हो आप? डिफरेंस। अभी सम ले रहे थे ना, दो साइड का जोड़ ले रहे थे ना भाई। अब दो साइड का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है, सुनना ध्यान से, डिफरेंस का हमेशा मतलब होता है बड़े लेंथ में से छोटे लेंथ को आपको घटाना है, याद रखना। तो अगर हम बोले कि इसमें बड़ा AC है मान के चलो, तो AC में से आप क्या घटाओगे? AB मान के चलो, AC में से AB घटाओगे। तो ये बोलता है कि अगर आप दो ट्रायंगल का दो साइड का, एक ट्रायंगल में दो साइड का, एक छोटा अगर है एक बड़ा है अगर, तो दो साइड का अगर आप डिफरेंस लोगे ना बाबू, तो वो तीसरे साइड से छोटा होगा, मतलब वो BC से छोटा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर दो साइड का सम लोगे तो वो तीसरे से बड़ा होगा, दो साइड का डिफरेंस लोगे तो वो तीसरे से छोटा होगा। अब ये तो मान लो ये ट्रायंगल बना है इस कुछ इस तरह से कि AC की लंबाई AB से क्या है? बड़ा है, लेकिन ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है जिसमें ये छोटा हो जाए और AB बड़ा हो जाए। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि AB माइनस AC क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? BC से। मतलब समझे क्या कह रहे हैं हम? कि ट्रायंगल कोई भी हो, अगर आप दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का आप डिफरेंस अगर लोगे तो वो तीसरे से छोटा होगा, तीसरे से छोटा होगा। ये इसी बात से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, चूँकि हम ये बात जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, सुनना ध्यान से, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, तो BC को अगर हम उधर भेज दें, सुनना ध्यान से, BC को अगर हम उधर भेज दें तो AB क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा हो जाएगा क्या? AC माइनस BC से। बोलो बोलो।
अब जरा इसको पहले लिख दो, देखो बस खुला हुआ मुंह और दबा हुआ मुंह का ध्यान रखना। AC माइनस BC जो है उसके तरफ बताना क्या है, मुंह खुला हुआ है कि दबा हुआ है। AC माइनस BC के तरफ दबा हुआ मुंह है कि खुला हुआ? दबा हुआ। और खुला हुआ मुंह किधर की तरफ है? AB के तरफ। अब जरा सोच के बताओ कि क्या ये बात प्रूफ नहीं हो गई? अब एक रिजल्ट अगर मान लो तुम ये लिए थे तो ये प्रूफ हो गया। अगर ये लेते, अगर ये दूसरा रिजल्ट लेते तो तुम इस AC को उधर भेजते तो AB बड़ा निकल जाता। किस चीज़ से? BC माइनस AC से। तो अगर आप इसको पहले लिखते तो BC माइनस AC के तरफ दबा हुआ मुँह रहता और AB के तरफ खुला हुआ मुँह रहता। तो क्या BC माइनस AB दो चीज़ का डिफरेंस क्या तीसरे से बड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और अगर मान लो तीसरा तुम ले लिए, क्योंकि ये तीनों सही होता है ना, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर इसमें तुम अगर मान लो तुम BC को अगर उधर भेज दिए, AC को रहने दिए इधर के तरफ, AC को रहने दिए, तो क्या होगा? AC इज ग्रेटर देन AB माइनस BC। यानी कि AB में से अगर आप BC घटाओगे तो वो छोटा हो जाएगा AC से। तो क्या ये बात प्रूफ अपने आप नहीं हो गई? तो आप ये भी रिजल्ट याद रखिएगा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, लेकिन अगर दो साइड को जोड़ा जाएगा तो वो तीसरे से बड़ा होता है। ये प्रिंट कर लीजिए। और ये थ्योरम हम लोग प्रूफ भी करेंगे वैसे अच्छे से, लेकिन ऐसे ही जनरली वे में बता दिए ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है ना? तो आज इतना ही। थैंक यू।